हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था प्लांट वाटर एंड रिलेशन, उसको हम आगे की तरफ लेकर के चलते हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं भैया पाथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किस पाथ के थ्रू हो रहा है। तो आज अपन देखने वाले पाथ, बोले तो वो रास्ता जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होने वाला है। वो कौन कौन से रास्ते हैं जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है या हो सकता है। तो अभी तक के जो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़े हुए हैं भैया कि किस तरीके से रूट सेल में एब्जॉर्प्शन होता है, ये आपको पता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि ये इस तरीके से ये रूट है। क्या है ये? रूट है। तो मैं इसको कुछ यहां पर इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूं। हमने क्या बोला? यहां पर बोला था भैया जोन ऑफ मैच्योरेशन। जब देखा था तो यहां पर इसको क्या बोला था हमने? जोन ऑफ मैच्योरेशन बोला था। क्या नहीं बोला था? क्या बताया था उसको? जोन ऑफ मैच्योरेशन। देन जो बीच में, यस, ये यहां पर कुछ इस तरीके से रूट हेयर प्रेजेंट है, इसको बोला था हमने जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या बोला था? जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब एब्जॉर्प्शन कहां होगा? यहां पर होगा। किसके थ्रू होगा? रूट हेयर के थ्रू होगा। रूट हेयर के थ्रू होगा, जो कि पिछले क्लास में अपन देख करके आ रहे हैं। तो मैं इसको कुछ ऐसा वाइड, ऐसे बड़े पैमाने पर बनाता हूं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो सेल कुछ इस तरीके के हैं। ठीक है, वो सेल ऐसे थे। अब ये सेल थोड़े से इलोंगेट हो गए थे। इनका साइटोप्लाज्म जो था वो कैसा हो गया था भैया? एक्सटेंड हो गया था, जिसके वजह से मैं बताता हूं कि ये सेल कुछ इस तरीके से हो गए थे। ठीक है, क्लियर है? जहां पर एक्चुअल हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा था, यहीं पे तो एब्जॉर्प्शन हो रहा था। तो अभी तक के हमने क्या देखा? चलो इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं अपन। यस, ये हाँ, चलो 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 चलो। विच कलर? चलो व्हाइट ही ले ले। तो ये हमारा भैया अंदर का क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ये अंदर का हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मानता हूं थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, अजीब सा दिख रहा है। ओके, देखो सबसे पहले होता है इम्बिबिशन। क्या होता है? इम्बिबिशन जो पढ़ के आ रहे हैं हम, इसी इम्बिबिशन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स यहां पर आ जा रहे थे, सरफेस पर एब्जॉर्ब हो रहे थे। फिर ये वाटर मॉलिक्यूल यहां इंटरफेस में चले जा रहे थे, बिटवीन द साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में चले जा रहे थे, थ्रू प्रोसेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ये हो रहा था भैया। अब डिफ्यूजन के बाद होता था ऑस्मोसिस, और वाटर कहां पहुंच जाता था? यहां अंदर पहुंच जाता था। कहां पहुंच जाता था? अंदर पहुंच जाता था। इसको क्या कहते थे अपन? ऑस्मोसिस के थ्रू पहुंचता था। तो ये तीन प्रोसेस के थ्रू हमने देखा था कि रूट हेयर में किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब क्या कहानी शुरू होती है वो अपने को देखना है। अब देखो क्या होता है ना कि इसी के पीछे, ओके मैं नहीं किया, थोड़ा सा इसको अच्छे से शिफ्ट करता हूं, मेरे को जगह लगेगी। यस, ये तो इस तरीके से मैं बोल रहा हूं कि सेल में हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब देखो बेटा क्या होता है ना, इसके पीछे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पीछे भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पीछे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, यहां पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं पूरे ऐसे। ये सेल्स की पूरी लेयर प्रेजेंट होती है। फिर ये सेल्स की लेयर इस तरीके से है। मैं बोल रहा हूं कि चलो इतनी लेयर बनाते हैं अपन, इतनी लेयर प्रेजेंट होती है। अब इसके पीछे एक और सेल की लेयर प्रेजेंट होती है। यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इस तरीके से। और इसके बाद आता है हमारा एक और लेयर। देखो अभी मैं जो बताने जा रहा हूं आप ध्यान से सुनना। ये जो बाहर के सेल है इसको अपन ने क्या बोला था भैया? एपिडर्मल। क्या बोला? एपिडर्मल। अगर मैं इसको एपिडर्मल बोल रहा हूं क्योंकि ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है, एपिडर्मल लेयर है ये। और ये जो है एपिब्लेमा सेल है, ये जो सेल है जो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन कर रहा है, इन सेल को हमने क्या बोल सकते हैं? एपिब्लेमा सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एपिब्लेमा सेल, जो कि हम अभी तक के पढ़ के आ रहे हैं और उसमें किस तरीके से एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये सब कुछ के हम देख करके आ रहे हैं। अब इसके पीछे ये जो सेल की लेयर प्रेजेंट है ना, ये वाली, इसको अपन क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं अपन कॉर्टेक्स रीजन। क्या कहते हैं?
कॉर्टेक्स रीजन, ये जो रीजन प्रेजेंट है जस्ट बिहाइंड अवर रूट हेयर सेल के पीछे जो ये जो रीजन प्रेजेंट है इसको अपन क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स रीजन। अब देखो वाटर यहां पर आ गया, मतलब इस ये टर्जिड हो गया सेल, ये टर्जिड हो गया सेल, और इसकी डीपीडी इंक्रीज हो गई। ये टर्जिड नहीं है, ये टर्जिड है, मतलब यहां पर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हुआ है, यहां ज्यादा वाटर, यहां कम वाटर, यहां ज्यादा वाटर, यहां कम वाटर, तो वाटर यहां से यहां मूव कर जाएगा, वाटर यहां से यहां मूव कर जाएगा, क्योंकि उनकी डीपीडी में क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब इसकी डीपीडी 0 होगी, लेकिन इसकी डीपीडी क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसको प्यास लगी, डीपीडी क्या है भैया, उस सेल की प्यास है, इसमें बहुत ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये इधर की तरफ इधर मूव करेगा। अब जैसे ही ये सेल से वाटर किधर आ जाता है, इधर आ जाता है, तो ये टर्जिड हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि भैया ये टर्जिड हो गया, ये कैसा हो गया, टर्जिड हो गया, मतलब इसकी डीपीडी 0 हो गई। लेकिन जैसे ही यहां से वाटर यहां आया, इसका वाटर तो यहां आ गया, लेकिन ये इसका फिर से डीपीडी इंक्रीज हो गई, है कि नहीं? तो ये क्या करेगा, ये फिर इधर जो सॉइल है वहां से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे ये टर्जिड हुआ तो इसका एडजेसेंट सेल, ये इसकी डीपीडी इंक्रीज हो गई, तो इधर चले जाएगा वाटर, और इस तरीके से ये डीपीडी के बीच में और जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से पहले वाटर मॉलिक्यूल यहां पर आएगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा सॉइल से, रूट है, फिर कौन एब्जॉर्ब करेगा भैया, हमारा एक कॉर्टेक्स का सेल। कौन करेगा, कॉर्टेक्स का सेल पहला, फिर ये यहां से यहां चलेगा, फिर यहां से यहां चलेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। अब प्रोसेस ऐसी कंटिन्यू चलेगी भैया कब तक के, पूरे कॉर्टेक्स रीजन में ऐसे चलेगी। सिर्फ ये वाला जो रीजन है इसको अपन कहते हैं एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। तो ये सिर्फ एंडोडर्मिस तक के चलेगा। अच्छा, ये सिर्फ कॉर्टेक्स रीजन में, ये एंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं कर पाएगा इसी तरीके से, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहां पर अब ने क्या, अपन ये जो बताया ना कि भैया इधर 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 वाटर का मूवमेंट होगा, ऑब्वियसली वो इस तरीके से वाटर का मूवमेंट होगा। मैं बोला कि भैया ये क्या है, एंडोडर्मिस है, ये है हमारा पेरीसाइकल। क्या है, पेरीसाइकल, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे भैया प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और जाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। तो मैं बोल रहा हूं कि कुछ इस तरीके से यहां पर हमारा जाइलम प्रेजेंट है। तो ये जाइलम तक के अल्टीमेटली हमको वाटर पहुंचाना है, क्योंकि यहीं से तो वाटर कंडक्ट होगा, यहीं से तो वाटर क्या होगा, कंडक्ट होगा इसी के थ्रू। तो ये जाइलम तक के वाटर हमको लाना है। तो सबसे पहले इस रूट ने एब्जॉर्ब किया वाटर को, रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, फिर यहां से यहां आया, ड्यू टू भैया उनके प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से डीपीडी, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑल, तो यहां से यहां आ गया, फिर वाटर यहां से यहां आ गया, फिर वाटर यहां से यहां पर आ गया, और जो वाटर यहां से यहां आया तो इसके पास वाटर खत्म हो गया, मतलब इसकी डीपीडी इंक्रीज हो गई, तो इसने सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया। फिर वाटर यहां पर आ गया, फिर इसने सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया, ये यहां पर आ गया, यहां का वाटर यहां पे, 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 यहां का वाटर यहां पे। इस तरीके से ये पूरा एक पाथवे है जिसके थ्रू क्या होता है कि पूरा वाटर कंडक्ट होता है। अब देखो ये जो वाटर मैंने बोला इस तरीके से जा रहा है, अब ये जो वाटर है ना, दो तरीके से, दो पाथवे है। एक पाथवे अपन बोलते हैं जिसको, यस, दो पाथवे के थ्रू ये वाटर क्या करता है भैया, मूवमेंट शो करता है। टू पाथवेज, यस, पाथवे। पहला है एपोप्लास्ट। क्या है, एपोप्लास्ट पाथवे, और दूसरा है सिम्प्लास्ट पाथवे। कौन सा पाथवे, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट। तो सिंपल एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है भैया, सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है। तो जो एपोप्लास्ट पाथवे है, देखो ध्यान से सुनना, जो एपोप्लास्ट पाथवे है ना भैया, ये इसमें सिर्फ जो सेल वॉल है, सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस मतलब जो दो सेल के बीच में स्पेस होती है ना, वहां से वाटर फ्लो होगा, मतलब वहां से वाटर का मूवमेंट दिखेगा, सेल वॉल से और इंटरसेलुलर स्पेस से। और सिम्प्लास्ट क्या होता है, जब हमको सेंटर से, सेल के सेंटर से और थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अगर वाटर का मूवमेंट शो हो। पिछले क्लास में मैंने बताया क्या होता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जस्ट दो सेल के बीच का जंक्शन, जो ब्रिज होता है, उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अगर वाटर क्या कर रहा है, मूव हो रहा है, जा रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे। और अगर सेल वॉल से या इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू जा रहा है, तब उसे अपन क्या कहते हैं, यस, एपोप्लास्ट पाथवे। तो मैं यहां पर आपको बना करके दिखाता हूं। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, चलो इसको थोड़ा सा अपन डार्क लेते हैं, अच्छे से दिखेगा अपने को, दो अलग अलग। ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां आएगा। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, क्या हो रहा है कि ये देखो, ये जो सेल वॉल है ना,
इसके थ्रू एंट्री ले रहा है, किसके थ्रू? सेल वॉल के थ्रू। और ये जो सिम्प्लास्ट है हमारा, सिम्प्लास्ट, ये देखो सिम्प्लास्ट क्या करता है, ये सेल के सीधे बीच बीच में से पहुंच जाता है कहां पर? हमारे इस जाइलम के पास। तो देखो भैया सिंपल क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब सेल के बीच में से थ्रू प्लाज्मोडेजमाटा के थ्रू वाटर मूव कर रहा है, यहां प्लाज्मोडेजमाटा होगा जंक्शन, यहां प्लाज्मोडेजमाटा, उसके थ्रू वाटर मूव कर रहा है। लेकिन ये जो हमारा एपोप्लास्ट है उसमें क्या होता है, ये सिर्फ सेल वॉल के थ्रू जाता है। लेकिन सेल वॉल के थ्रू बेटा पता है कब तक के जाता है? सिर्फ ये एंडोडर्मिस तक के ही जाता है, एंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं कर पाता। क्यों एंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं कर पाता? क्योंकि इसी एंडोडर्मिस में ये यहां पर मैं बोल रहा हूं कि इस तरीके से कैस्पेरियम स्ट्रिप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कैस्पेरियम स्ट्रिप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कैस्पेरियम स्ट्रिप। ये जो कैस्पेरियम स्ट्रिप है ना, ये कैसी है? ये कैस्पेरियम स्ट्रिप जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। क्या कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से वो वाटर के साथ कभी कांटेक्ट नहीं करेगी, इसीलिए ये वाटर को अंदर नहीं जाने देगी। अगर वाटर को अंदर जाना है तो वो कहां से जाएगा? उसको फिर जो हमारा सिम्प्लास्ट यानी कि प्लाज्मोडेजमाटा से होकर के ही जाना पड़ेगा। तो देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो वाटर है यहां तक के सेल वॉल के थ्रू आता है, यहां तक के सेल वॉल के थ्रू आता है, लेकिन इसके बाद ये देखो बीच में से जाता है फिर, यस, फिर कहां से जाता है? बीच में से। मतलब अभी तक के ये जो एपोप्लास्ट था वो सेल वॉल से जा रहा था, लेकिन यहां पर कैस्पेरियम स्ट्रिप प्रेजेंट होने की वजह से वो वाटर सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो वापस से जो सिम्प्लास्ट प्लाज्मोडेजमाटा के थ्रू जा रहा था वही वाटर अब हमारा कौन से पाथवे के थ्रू जाने लगा? जैसे कि हमारा सिम्प्लास्ट जा रहा था वैसे ही इस एंडोडर्मिस के बाद से सिम्प्लास्ट वाला पाथवे फॉलो करने लगता है हमारा एपोप्लास्ट भी। क्लियर है यहां तक के? तो सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट सिंपल है। एपोप्लास्ट भैया सेल वॉल से होता है, लेकिन कब तक के होता है? सिर्फ एंडोडर्मिस के पहले तक के। एंडोडर्मिस आ जाती है तो वो अपना सिम्प्लास्ट वाला पाथवे फॉलो कर लेता है, और सिम्प्लास्ट तो अपना नॉर्मल करता ही है। अब देखो क्या होता है कि कभी कभी किसी किसी में ये जो पेरीसाइकिल है ना, इसका सेकेंडरी रूट डेवलप हो जाता है जो कि सीधा इसी मेम्ब्रेन के बीच में होता है। कहां तक के होता है भैया? ये जो कॉर्टेक्स है ना, इसके ही सेल वॉल तक के ग्रो कर जाता है कभी कभी। तो ये जो हमारा ये जो वाटर आ रहा था एपोप्लास्ट के थ्रू, ये जो वाटर आ रहा था कौन सा? एपोप्लास्ट के थ्रू, ये वाटर सीधा इसी रूट से सीधा एंटर कर जाता है कहां पर? हमारे भैया जाइलम के अंदर। मतलब ये सीधा, ये एक बाईपास जैसे हो गया कि ये जो इसका रूट है वो सीधे यहां से इसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। हर किसी में देखने को नहीं मिलता, किसी किसी प्लांट में हमको ये देखने को मिलता है। तो यही अपने को आज की क्लास में देखना है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। किसी को डाउट हो तो प्लीज जा करके इसको रिपीट में फिर से देखिए, 2x में देखिए भले, लेकिन फिर से देखिए, क्योंकि ये तो बस हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं अब। ओके, क्या बताया है हमको यहां पर कि अभी तक के जो हमने एब्जॉर्प्शन देखा है उसी के बेसिस पर अपन पाथ फॉलो बता रहे हैं। तो पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट, मतलब पूरे रूट में कैसे कौन सा पाथ फॉलो करता है? फ्रॉम एपिब्लेमा, देखो एपिब्लेमा यानी कि वही जो रूट हेयर है, ये इसको एपिब्लेमा बोल रहा हूं मैं। एपिब्लेमा से लेकर के जाइलम, ये अंदर देखो, ये अंदर जाइलम प्रेजेंट है, वहां तक के स्टीलर रीजन यानी कि वो सेंट्रल वाला रीजन, उसको अपन स्टीलर रीजन बोल रहे हैं यहां पर। नाउ वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर। सबसे पहले रूट हेयर में वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा, जिसको अपन इम्बिबिशन कहते हैं। इम्बिबिशन देखा हमने, डिफ्यूजन देखा, ऑस्मोसिस के थ्रू, ये सब ये सीक्वेंशियल स्टेप से क्या हो जाएगा? इसमें एब्जॉर्प्शन होगा। अगर किसी को इन तीनों प्रोसेस के बारे में नहीं पता तो मेरा पिछला वीडियो जाकर के देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। नाउ वाटर पासेस थ्रू एपिडर्मल सेल, सबसे पहले एपिडर्मल सेल में आएगा, उसके बाद कॉर्टेक्स वाले रीजन में जाएगा जो मैं बताया आपको, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन, उसके बाद एंडोडर्मिस, फिर कैस्पेरियम स्ट्रिप के थ्रू पेरीसाइकिल, और बाद में प्रोटोजाइलम और फिर जाइलम के पास जाएगा। व्हेन रूट हेयर सेल एब्जॉर्ब वाटर इट बिकम टर्जिड। जब ये रूट हेयर ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये क्या हो जाएगा? फूक जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। ओके, जैसे टर्जिड होता है तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है। टर्गर प्रेशर इसका इंक्रीज हो गया, मतलब डीपीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? डिक्रीज हो जाएगी। हाउएवर, और जो इमीडिएटली उसके बाद वाला जो सेल है, मतलब एडजेसेंट कॉर्टिकल सेल जो होगा, उसकी डीपीडी इंक्रीज हो जाएगी, और इसी के वजह से वाटर क्या हो जाएगा भैया? इधर से इधर मूव होने लगेगा।
ठीक है। सो क्या बोलता है कि देयरफॉर कॉर्टिकल सेल विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द टर्जिड रूट। अभी अभी जो रूट टर्जिड हुआ था उससे कॉर्टेक्स सेल क्या ले लेगा, वाटर ले लेगा, एंड इट देन बिकम टर्जिड, और वो भी खुद क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। और जो रूट हेयर सेल है वो तो फ्लैसिड हो गया, क्योंकि उसका वाटर तो किसने ले लिया, कॉर्टेक्स सेल ने, तो वो वापस से सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेगा। द फ्लैसिड रूट हेयर सेल नाउ एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। फिर बोलता है कि वाटर फ्रॉम द टर्जिड कॉर्टिकल सेल। अब जो टर्जिड कॉर्टिकल सेल हो गया, वो जो कॉर्टिकल सेल टर्जिड हो गया था, अब वो एब्जॉर्ब बाय इनर कॉर्टिकल सेल, उसका भी वाटर कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके अंदर जो कॉर्टिकल सेल प्रेजेंट होगा, और ये प्रोसेस चलती रहेगी, प्रोसेस गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन भैया। देन ए ग्रेडियंट ऑफ सक्शन प्रेशर, यानी कि यही डीपीडी वहां पर डेवलप होता है सेल्स ऑफ एपिब्लेमा टू द कॉर्टेक्स, जिसके वजह से वाटर मूव हो रहा है काफी फास्टली। कंसिक्वेंटली वाटर मूव्स रैपिडली, बहुत रैपिड मूव हो रहा है अक्रॉस द रूट थ्रू लूजली अरेंज लिविंग सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स में थोड़ा सा लूज तरीके से अरेंज होते हैं सेल, उसमें काफी फास्ट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। फॉलोड बाय पैसेज सेल एंडोडर्मिस, तो कैसे कैसे जाएगा, एंडोडर्मिस तक जाएगा, और फाइनली इनटू द सेल्स ऑफ पेरीसाइकिल, और बाद में पेरीसाइकिल में चला जाएगा। नाउ प्रोटोजाइलम इज द क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद पेरीसाइकिल। मैंने डायग्राम में बताया था जो प्रोटोजाइलम है वो पेरीसाइकिल के जस्ट बाजू में, बहुत पास में प्रेजेंट है। और इट इज ड्यू टू रूट प्रेशर, वाटर फ्रॉम पेरीसाइकिल इज फोर्स्ड इनटू द जाइलम। इस रूट प्रेशर की वजह से जो वाटर है पेरीसाइकिल से कहां चले जाएगा, जाइलम में चला जाएगा। क्लियर है? देन देखो यही मैंने आपको दिखाया था बना करके, तो यहां पर हमको सिंपल बताया है, ये वाटर आया, ये देखो ये सेल वॉल के थ्रू, सिर्फ सेल वॉल के थ्रू अगर वाटर जा रहा है तो इसको अपन ने क्या कहा था, एपोप्लास्ट। क्या कहा था, एपोप्लास्ट। अगर वाटर से बीच बीच में से जा रहा है तो उसको क्या कहा था, सिम्प्लास्ट। अब देखो ये जो एपोप्लास्ट वाला मूवमेंट है सिर्फ यहीं तक के शो हो रहा है, बाद में ये यहां पर ये कैस्पेरियम स्ट्रिप प्रेजेंट होने की वजह से वाटर इधर से नहीं जा सकता, इसलिए वाटर अब कहां से जा रहा है, देखो यही रास्ते से। तो बाद में ये जो एपोप्लास्ट है वो सिम्प्लास्ट वाला ही रास्ता फॉलो करता है। क्लियर है? देन ये देखो ये यहां पर कौन सा एपोप्लास्ट है, कौन सा सिम्प्लास्ट है, आप कमेंट में भी करके बता सकते हो मुझे। अब यही बता रहा है हमको कि भैया द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर टू जाइलम टेक्स अलोंग टू डिफरेंट पाथवे, दो अलग अलग पाथवे लेता है, एक एपोप्लास्ट और एक सिम्प्लास्ट। देखो पढ़ने से पहले ही आपको पता है क्या होता है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, ये होती है बात, ठीक है। सो एपोप्लास्ट बोले तो भैया कि व्हेन सम अमाउंट ऑफ वाटर पासेस अक्रॉस द रूट थ्रू द सेल वॉल, कहां से, सेल वॉल से, और कहां से, इंटरसेलुलर स्पेस से। जब वाटर फ्लो हो रूट के, मतलब जो बीच में सेल्स प्रेजेंट है उनके सेल वॉल से या फिर हमारे इंटरसेलुलर स्पेस से, उसको क्या कहते हैं अपन, एपोप्लास्ट पाथवे। और ये पाथ सिर्फ एंडोडर्मिस तक के फॉलो होता है, ठीक है, ये पाथ सिर्फ एंडोडर्मिस तक के ही होता है। बोलता है कि एपोप्लास्टिक पाथवे प्रोवाइड रूट टुवर्ड्स द वस्कुलर स्टील। ये एपोप्लास्टिक पाथवे जो हमारा वस्कुलर स्टील बोले तो जो हमारा जाइलम है वहां तक पहुंचाने का एक रास्ता है, थ्रू फ्री स्पेस एंड सेल वॉल एंड द एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के थ्रू। आपके बुक में ये डायग्राम दी हुई है काफी अच्छे से, सो प्रैक्टिस करते रहना आप उसकी। देखो अब हमको एक एडिशनल एपोप्लास्ट पाथवे बताया, मैंने बताया ना कि एक सेकेंडरी रूट डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से वो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन करके वहां से सीधा वाटर जाइलम तक पहुंचा देता है, तो डायरेक्ट पाथवे लीडिंग टू जाइलम, ये सीधा जाइलम तक के वाटर को पहुंचाता है। सेकेंडरी रूट ओरिजिनेट एट पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल से ओरिजिनेट होती है इनसाइड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस को फाड़ के निकलता है, ये सीधा बाईपास एंडोडर्मिस हैविंग कैस्पेरियम स्ट्रिप, तो जो हमारे एंडोडर्मिस में जो कैस्पेरियम स्ट्रिप है उसको क्या करता है, बाईपास करता है, हेंस अलाउ डायरेक्ट एंट्री वस्कुलर सिस्टम विदाउट मूविंग सिम्प्लास्ट। तो वहां पर उसको सिम्प्लास्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती और उसका एपोप्लास्ट वाला ही मूवमेंट कंटिन्यू होता है। नाउ सिम्प्लास्ट आपको पता है भैया, व्हेन वाटर पासेस अक्रॉस द वन लिविंग टू सेल टू द अदर लिविंग सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, इसको अपन सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं, और इट इज कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, इसी को ही अपन क्या कहते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। क्लियर है? तो यहां पर हमारा जो पाथ वाला सिस्टम था या था टॉपिक वो खत्म हो गया। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन की तरफ। देखो जो एब्जॉर्प्शन होता है ये अपने आप हो रहा है या इसमें कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, इसके बेसिस पर हमने इसको दो इसमें डिवाइड किया है। एक होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो इसीलिए प्लांट वाटर इज एब्जॉर्ब दो तरीके से होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और एक होता है
पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो अपन पहले पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में देखेंगे, जहां पर हमको कहीं भी कुछ भी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। तो क्या बताया कि दिस वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द रूट, रूट से ही होगा ऑब्वियसली, एंड नॉट बाय द रूट। देखो क्या बोल रहा है कि थ्रू द रूट नॉट बाय द रूट, मतलब जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट के थ्रू होता है। ऐसा थोड़ी ना कि हमको जो वाटर है वो रूट प्रोवाइड कर रहा है कि रूट में ही वाटर बन रहा है, रूट ही हमको वाटर दे रहा है, ऐसा नहीं है ना। रूट सिर्फ एक जरिया है जिसके थ्रू वाटर आ रहा है, इसलिए बोलता है कि थ्रू द रूट नॉट बाय द रूट। सो रैपिड ट्रांसपीरेशन क्रिएट अ टेंशन। देखो ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन आपको मैंने बताया है लॉस ऑफ वाटर। जितना ज्यादा वाटर का लॉस होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि जाइलम में टेंशन बनेगा। वाटर ही अंदर नहीं होगा तो अंदर वाटर मूव करेगा। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जितना ज्यादा ट्रांसपीरेशन होता है उसके वजह से एक टेंशन क्रिएट होता है जाइलम वेसल में, और नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। एंड यू नो जितना ज्यादा नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होगा उसी तरह वाटर, मतलब उसी तरफ वाटर मूव करता है। मैंने याद करो बताया था -1 -4, तो ये जो ज्यादा नेगेटिव होगा उधर वाटर क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसी तरीके से बहुत नेगेटिव वाटर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और दिस टेंशन इज ट्रांसमिटेड टू जाइलम रूट और कंसिक्वेंटली वाटर इज पुल्ड अपवर्ड पैसिवली। और इसी तरीके से भाई ऊपर देखो अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर मूव कर रहा है, तो यहां पर इस तरीके से टेंशन प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जिससे क्या होता है जाइलम में टेंशन क्रिएट करके वाटर को क्या किया जाता है, अपवर्ड मूवमेंट किया जाता है। द ड्राइविंग फोर्स मतलब जो मूवमेंट हो रहा है जिसके वजह से ट्रांसपीरेशन पुल, ये किसके वजह से हो रहा है भैया, ट्रांसपीरेशन पुल, एंड दस प्रोसीड थ्रू डीपीडी ग्रेडियंट। ट्रांसपीरेशन पुल और डीपीडी ग्रेडियंट के वजह से। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑकर ड्यूरिंग डे टाइम। जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है ना वो ज्यादातर या लगभग पूरा डे टाइम में होता है। क्यों? क्योंकि डे टाइम में ही ट्रांसपीरेशन होता है, डे टाइम में ही जो हमारा स्टोमेटा, प्लांट का स्टोमेटा ओपन होता है, उसके थ्रू वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस होता है तो वाटर एब्जॉर्ब होता है। लेकिन नाइट टाइम में ऐसा नहीं होता। इसीलिए बोला कि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन जो होता है नॉर्मली कब होता है, ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन ट्रांसपीरेशन इज प्रोग्रेस, और इट स्टॉप एट नाइट व्हेन ट्रांसपीरेशन स्टॉप। और भैया रात में ये एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाता है क्योंकि ट्रांसपीरेशन स्टॉप हो जाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन इज नॉट अगेंस्ट द डीपीडी ग्रेडियंट, यहां पर डीपीडी ग्रेडियंट के अगेंस्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। वाटर कैसे अकॉर्डेंस टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है, जिसके वजह से अपन इसको पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और लगभग 98% ऑफ टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट किसके थ्रू होता है भैया, वो होता है इसी के थ्रू, पैसिव एब्जॉर्प्शन से। तो वही बताता है कि 98% ऑफ द टोटल वाटर एब्जॉर्प्शन इन द प्लांट्स ऑकर पैसिवली, कोई एनर्जी खर्च किए बिना ही वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसको कहते हैं अपन पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब आ जाते हैं भैया एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन वो एब्जॉर्प्शन है जिसमें हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मतलब एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। हो सकता है वो अपन इनडायरेक्ट तरीके से उसको एटीपी खर्च करके एब्जॉर्प्शन कराए या डायरेक्ट तरीके से। तो यहां पर हमको एक्टिव ऑस्मोसिस एक्टिव एब्जॉर्प्शन में भी दो तरीके के बताए हैं, दो टाइप्स, एक है ऑस्मोसिस, एक है नॉन ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक एंड नॉन ऑस्मोटिक। सो सिंपल, अभी एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या बोल रहा है कि इन दिस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ रूट। भैया रूट की एक्टिविटी की वजह से रूट सेल प्ले एक्टिव रोल, यहां पर प्रॉपर एक्टिव तरीके से रोल प्ले किया जाता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। द ड्राइविंग फोर्स इज रूट प्रेशर डेवलप। देखो यहां पर एक्टिविटी करके रूट प्रेशर डेवलप किया जाता है, ठीक है। रूट प्रेशर डेवलप करने का मतलब यह है कि एनर्जी खर्च की जाती है, रूट प्रेशर डेवलप करता है, जिसकी वजह से मूवमेंट क्या होता है, शो होता है वाटर का इन द लिविंग सेल ऑफ द रूट। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑकर यूजुअली एट नाइट। ये ज्यादातर कब होता है, नाइट के दौरान होता है, जब ट्रांसपीरेशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन इज अगेंस्ट द डीपीडी ग्रेडियंट। यहां पर डीपीडी ग्रेडियंट के अगेंस्ट वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि डीपीडी ग्रेडियंट के साथ साथ हो तो उसको तो अपन पैसिव एब्जॉर्प्शन बोले, क्योंकि वहां पर कोई एनर्जी लगी नहीं रही है, क्योंकि डीपीडी के डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट वहां क्रिएट होने की वजह से ऑटोमेटिकली वाटर मूव कर जा रहा है। लेकिन यहां पर अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा है, मतलब एनर्जी खर्च के, मतलब सिंपल सी बात है कि यहां पर वाटर कम है, यहां वाटर ज्यादा है,
तो भी यहां से जबरदस्ती वाटर कम से ज्यादा की तरफ लिया जा रहा है। देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, इसके लिए हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, जो कि रेस्पिरेशन, यू नो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे एटीपी बनती है, उससे ही हम एटीपी बना करके यहां पर खर्च करते हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन मे बी ऑफ टू काइंड, दो टाइप के हैं, एक ऑस्मोटिक और एक है नॉन ऑस्मोटिक। तो पटपट दोनों देख लेते हैं। तो हमारा पहला दिया है भैया ऑस्मोटिक, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो यहां पर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो एक्टिव तरीके से हो रहा है, लेकिन उसमें भी ऑस्मोटिक तरीके से, ऑस्मोटिक जैसा ऑस्मोसिस होता है। तो यहां पर क्या बता रहा है कि एटकिन एंड प्रिस्टली प्रपोज दैट वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल इनटू जाइलम फ्रॉम द रूट अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। देखो यहां पर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यहां पर रेडी करने के लिए यहां पर हमको एटीपी खर्च करनी पड़ती है। मतलब ऑस्मोसिस कैसा होता है, फ्रॉम जो भी है हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल के हिसाब से, तो वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली यहां पर पहले से अवेलेबल नहीं। अगर वो पहले से होता और वो सब कुछ अपने आप हो जाता तो हम उसको पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं, लेकिन यहां पर जो ग्रेडियंट रेडी करने में हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, इसीलिए अपन इसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन में लेते हैं। दिस टाइप ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑकर वाया ऑस्मोसिस से ही होता है, विथ वाटर मूविंग इनटू द रूट जाइलम अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ही होता है रूट और सेल में। नाउ बिकॉज ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सेल सैप एंड द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग सॉइल, ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑकर। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अंदर सॉल्यूट इंक्रीज करके, अंदर सॉल्यूट ज्यादा बढ़ा करके क्या होता है, वाटर का मूवमेंट कराया जाता है। तो वो जो एक्टिविटी है, मतलब इसको अपन इनडायरेक्ट तरीके से बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से यहां पर क्या किया जा रहा है, एटीपी खर्च करके एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है। देन आता है सेकंड नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। मतलब यहां पर ऑस्मोटिक तरीके से नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या बोला, ऑस्मोटिक में वो है कि बाहर ज्यादा होगा अंदर कम होगा वाटर, और उस तरीके से आएगा वाटर। लेकिन यहां पर वाटर बाहर ज्यादा और अंदर कम है, अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, सॉरी अंदर वाटर ज्यादा है बाहर कम है सेल के, तो भी हम जबरदस्ती एक्टिव यानी कि एटीपी खर्च करके वो वाटर को बाहर से अंदर की तरफ ला रहे हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, सो क्रैमर एंड थियरमैन प्रपोज दिस थ्योरी, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया। बोलते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन ऑकर हियर व्हेन वाटर एंटर द सेल फ्रॉम सॉइल अगेंस्ट द सेल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। भैया यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम चल रहा है। सच एब्जॉर्प्शन रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, भैया इसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, जो कि हमको कहां से मिलती है, रेस्पिरेशन में मिलती है। पुअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिटार्ड वाटर एब्जॉर्प्शन, भैया जितना कम ऑक्सीजन मिलेगा वो सीधा सीधा एब्जॉर्प्शन पे असर डालता है। मोर ओवर लो टेम्परेचर रिटार्ड वाटर अपटेक बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर लो टेम्परेचर रहा उसके वजह से भी यहां पर हमको असर देखने को मिलता है। साथ ही साथ यूज ऑफ मेटाबॉलिक इनहिबिटर, जो इनहिबिटर्स हम डालते हैं ना, कोई भी हम डाले या जो भी वगैरह, जो कि उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इनहिबिट करे, उसको अपन इनहिबिटर करते हैं, इनहिबिटर कहते हैं यानी कि रोके। तो इनहिबिटर के वजह से जो रिएक्शन रेट है यानी कि रेस्पिरेशन का जो रेट है वो रिटार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से भी वाटर अपटेक यानी कि एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। क्लियर? तो आज हमने भैया काफी इंपॉर्टेंट चीजें देखी। सबसे पहले जो पाथ है वो पूछा जाता है। सो पाथ में देखा एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे देखा, और फिर हमने उसके बाद एब्जॉर्प्शन देखा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो हम इस वीडियो को बस यही तक के कंटिन्यू करेंगे। तो भैया आज जो हमने पढ़ा इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, और हम मिलते हैं हमारे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। भैया तब तक के लिए धन्यवाद।